अब जरा सोचकर देखो क्या होगा अगर 12 एजेंट्स की एक टीम को इस दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स डीलर को मारने का मिशन दिया जाए, पर मिशन के शुरू होते ही टीम के 6 लोग अपनी जान गंवा दें। इस कहानी की शुरुआत होती है कोस्टा वर्दे नाम के एक देश से, जहां हम ब्रैंडन और जॉन्डी नाम के दो स्नाइपर्स को देखते हैं। ये दोनों स्नाइपर्स अपनी बाकी टीम के साथ एक सीक्रेट मिशन पर थे और इस मिशन के दौरान इन्हें राइकर नाम के एक आदमी को खत्म करना था। दरअसल राइकर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो इस देश का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है और इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी उसे सपोर्ट करता है, इसलिए इस बंदे को कानूनी तौर पर मार पाना तो इम्पॉसिबल था। अब इनके प्लान के मुताबिक एक टीम टनल से होते हुए बेस के अंदर दाखिल होगी और स्नाइपर्स की एक टीम ऊपर से इस बिल्डिंग पर नजर रखेगी। अब यहाँ स्क्वाड मेंबर्स ने अपना नाइट विजन चालू किया और टनल में मौजूद सभी गार्ड्स को मारते गए। इन गार्ड्स को मारने के बाद नोवा नाम के एक हैकर ने बिल्डिंग के कैमरों को हैक करके उन्हें लूप पर चला दिया, ताकि जब ये बेस के अंदर दाखिल हो तब सिक्योरिटी को कुछ पता ही न चले। इसके बाद ये पूरी टीम उस टनल से होते हुए इस बिल्डिंग के अंदर घुस आई। अब यहाँ टीम का लीडर, जिसका नाम मोडिसे था, उसने ब्रैंडन और जॉन्डी को ऑर्डर दिया कि वो ऊपर मौजूद सभी गार्ड्स को मार डालें, और ये ऑर्डर मिलते ही इन स्नाइपर्स ने ऊपर मौजूद सभी गार्ड्स को एलिमिनेट कर दिया। हालांकि इस बिल्डिंग के मेन गेट पर भी ढेर सारे गार्ड्स मौजूद थे, इसलिए ब्रैंडन और जॉन्डी ने अपने अपने टारगेट्स को बांट लिया और एक एक करके इन्हें मारते गए। इधर बिल्डिंग के अंदर कुछ गार्ड्स ने नोवा और एंजल पर अपनी बंदूक तान दी, पर यहाँ एंजल ने भी बड़ी चालाकी से इन दोनों गार्ड्स का काम तमाम कर दिया। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़े और बिल्डिंग में थोड़ा अंदर जाने के बाद ये दोनों हथियारों वाले कमरे में पहुंचे। अब प्लान के मुताबिक ये दोनों इस कमरे में रुके ताकि हमले के वक्त अगर कोई गार्ड इन हथियारों को लेने आए तो वो उसे मार सके। इधर स्क्वाड के बाकी लोग अंदर मौजूद सभी गार्ड्स को मारते गए और तेजी से राइकर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन इसी बीच एक गार्ड ने इन्हें देख लिया और फटाफट से राइकर की ओर भागा ताकि वो उसे सिचुएशन की जानकारी दे सके। हालांकि जैसे ही उस गार्ड ने ऑफिस का दरवाजा खोला, मोडिसे ने उसे गोली मार दी। ये देखकर राइकर ने भी गोली चलाई और इस फायरिंग के बीच एक गोली मोडिसे के पैर में लग गई। ये देखकर टीम के बाकी लोगों ने मोडिसे को कवर किया और इसी बीच राइकर ने इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अब अलार्म के बजते ही गार्ड्स की एक भारी संख्या इस ऑफिस के पास पहुंचने लगी। अब इन गार्ड्स को देखते ही मोडिसे और उसकी टीम ने इन पर गोलियों की बारिश कर दी। वहीं दूसरी ओर राइकर ने प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और उससे अपनी प्राइवेट आर्मी भेजने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद राइकर अपने साइंटिस्ट को लेकर एक दूसरे रूम में पहुंचा, जहां ये लोग एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब यहाँ राइकर के कहने पर वो साइंटिस्ट इस वेपन को एक्टिवेट करने लगा, लेकिन अभी ये लोग कुछ कर पाते कि तभी मोडिसे और उसकी टीम इस कमरे में दाखिल हुई और राइकर और उसके साइंटिस्ट को गन पॉइंट पर ले लिया। हालांकि अभी मोडिसे कुछ कह पाता उससे पहले ही राइकर ने उस वेपन का बटन दबा दिया। अब उस बटन को दबाते ही इस मशीन से एक जानलेवा वेव निकली, जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को अनकॉन्शियस कर दिया। अब यहाँ ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम इस मिशन से 2 दिन पहले की कहानी देखते हैं। यहाँ वो स्नाइपर, जिसका नाम ब्रैंडन था, वो एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर कोस्टा वर्दे पहुंचा। अब यहाँ उसकी मुलाकात मोडिसे नाम के उस आदमी से हुई जो इस मिशन को लीड कर रहा था। यहाँ उसे नोवा और नादिया नाम के 2 एजेंट्स भी मिले जो उसके साथ इस मिशन में शामिल होने वाले थे। अब गाड़ी में बैठने के बाद ब्रैंडन ने इन लोगों से अपने मिशन के बारे में पूछा। इस पर नोवा ने उसे बताया कि किसी जमाने में मेरे पिता इस देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, पर एक दिन मेरे अंकल ने उन्हें जान से मार दिया और खुद इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अब वो इस देश को इस दुनिया के अमीर लोगों के हाथों बेचना चाहते हैं। इसके साथ ही वो राइकर जैसे बड़े बड़े आर्म्स डीलर को फंड करते हैं ताकि ये लोग उनकी प्राइवेट आर्मी के लिए हाईटेक हथियार बना सकें। यहाँ नोवा कहता है कि हमें अपने सोर्सेज से खबर मिली है कि राइकर एक बेहद खतरनाक बायो वेपन बना रहा है, और अगर ये वेपन गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया भर में बहुत से मासूम लोगों की जान जा सकती है। इसलिए हमें वक्त रहते राइकर को मारना होगा और उसके बनाए उस बायो वेपन को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद ये सभी अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंचे, जहाँ ब्रैंडन की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त जीरो से हुई। दरअसल ब्रैंडन और जीरो एक ही एजेंसी के लिए काम करते हैं और इन दोनों ने एक साथ मिलकर कई बेहतरीन मिशन को अंजाम दिया है। इसके बाद जीरो ने ब्रैंडन को इस टीम के बाकी लोगों से मिलवाया जो इस मिशन में उनके साथ जाने वाले थे। यहाँ ब्रैंडन की मुलाकात कुछ नए एजेंट से हुई जिनके नाम थे एंजल, जॉन्डी, जेनसन, जेड, सेलो, हेरा और हिलो। अब इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको इस टीम से दोबारा मिलवाता हूँ। इस टीम का लीडर है मोडिसे, टीम के स्नाइपर्स हैं ब्रैंडन और जॉन्डी, टीम का हैकर है नोवा, और इस टीम के गनर्स हैं एंजल, जेनसन, जेड, हिलो और हेरा। इनका मिशन है राइकर के सीक्रेट बेस में घुसकर उसे जान से मारना और उसके उस बायो वेपन को डिस्ट्रॉय करना। अब टीम के सभी लोग ब्रैंडन को पहले से जानते थे क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स में से एक है। अब थोड़ी बातचीत के बाद मोडिसे ने ब्रैंडन को बताया कि ये जॉन्डी का पहला मिशन है और इसने आज तक एक भी टारगेट को नहीं मारा है। इसलिए मोडिसे ने ब्रैंडन से बोला कि तुम हर हाल में जॉन्डी को इस मिशन के लिए तैयार करो। इसके बाद ये पूरी टीम अपने मिशन की प्लानिंग में लग गई और राइकर के बेस में घुसने की प्रैक्टिस करने लगी। अब अगली सुबह ब्रैंडन जॉन्डी को लेकर शूटिंग रेंज में पहुंचा ताकि वो उसका निशाना देख सके। अब जब जॉन्डी ने गोली चलाई तब ब्रैंडन उसकी काबिलियत को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि जॉन्डी ने अच्छी खासी दूरी से इन छोटे टारगेट्स पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया था।
अब बातों बातों में जॉन्डी ने ब्रैंडन से उसके पहले मिशन के बारे में पूछा। इस पर ब्रैंडन ने उसे बताया कि एक स्नाइपर के करियर में उसका पहला मिशन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी दूसरे इंसान की जान लेना कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद टीम के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर लंच किया और एक दूसरे को अपने किस्से सुनाने लगे। इसी बीच मोडिसे ने एंजल के बारे में बताया, जिस पर एक आतंकवादी ने चाकू से कुल 10 वार किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी एंजल ने हिम्मत नहीं हारी और उस आतंकवादी को मारकर अपने बेस पर वापस लौट आई। अब इस बात को साबित करने के लिए एंजल ने इन सभी को अपने जख्म दिखाए और ये देखकर यहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। अब लंच के बाद ब्रैंडन ने हेरा और हिलो से बात की और इनसे पूछा कि क्या तुम दोनों भाई बहन हो। इस पर इन दोनों ने बताया कि वो दोनों अलग अलग देश की मिलिट्री से हैं और इनकी मुलाकात अफगानिस्तान में एक जाइंट ऑपरेशन के दौरान हुई थी। उस मिशन के दौरान ये दोनों एक बिल्डिंग में फंसे थे और इनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। तब इन दोनों ने अपनी कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया और उन सभी आतंकवादियों को मार डाला और तब से लेकर आज तक ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब उस शाम इन सभी ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि ये लोग राइकर को जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, पर अगर राइकर ने इन पर हमला किया तो इन्हें भी गोली चलाने की पूरी आजादी है। अब मीटिंग के बाद मोडिसे ने ब्रैंडन से पूछा कि क्या जॉन्डी इस मिशन के लिए तैयार है। इस पर ब्रैंडन ने उससे बोला कि वो आज रात तक ये फैसला कर लेगा कि जॉन्डी इस मिशन में शामिल होगा या नहीं। अब उस रात ब्रैंडन जॉन्डी को लेकर पास के एक गांव में गया और ये दोनों झाड़ियों में छुपकर एक आदमी पर नजर रखने लगे। इसके बाद ब्रैंडन ने जॉन्डी को ऑर्डर दिया कि वो उस आदमी को शूट कर दे। इस पर जॉन्डी ने उससे पूछा कि आखिर ये आदमी है कौन। यहाँ ब्रैंडन बताता है कि ये आदमी राइकर का ही एक गार्ड है और अगर हमने इसे आज मार दिया तो हमारा कल का मिशन थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ ब्रैंडन ने लगभग चिल्लाते हुए बोला कि ये तुम्हारे सीनियर का ऑर्डर है और तुम्हें हर हाल में अपने सीनियर का ऑर्डर मानना होगा। अब यहाँ जॉन्डी काफी घबरा गया क्योंकि ये उसके करियर का पहला मिशन होने वाला था, पर फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपनी स्नाइपर राइफल का ट्रिगर दबा दिया। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि जॉन्डी की इस बंदूक में तो गोली है ही नहीं। दरअसल ब्रैंडन ये देखना चाहता था कि मौका आने पर जॉन्डी सच में किसी को मार भी सकता है या नहीं। अब जब जॉन्डी ने इस बारे में सवाल किया तब ब्रैंडन ने उसे बोला कि ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट था और तुम इसमें पास हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब अगली सुबह ये सभी लोग अपने मिशन के लिए तैयार होने लगे। यहाँ सभी ने एक दूसरे को अपना पसंदीदा गाना सुनाया और ठंडे दिमाग के साथ इस मिशन के लिए निकल गए। अब यहाँ ये कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है जब उस धमाके ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर दिया था। अब उस धमाके के कुछ देर बाद राइकर को होश आ गया, लेकिन अभी वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले ज़ीरो उस रूम में पहुंचा और राइकर पर अपनी बंदूक तान दी। अब धीरे धीरे टीम के बाकी लोग भी होश में आ गए और फिर ये सभी लोग राइकर को लेकर उस कमरे से बाहर निकले। इसके बाद मोडिसे ने सभी को इन्फॉर्म किया कि उसकी टीम ने राइकर को पकड़ लिया है और ये जानकारी मिलते ही ब्रैंडन समेत टीम के बाकी लोग मोडिसे के पास पहुंच गए। अब यहाँ राइकर ने उनसे बोला कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को इस हमले की जानकारी दे दी है और उनकी प्राइवेट आर्मी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। ये सुनकर मोडिसे ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि वो फौरन उस लैब में जाए और उस बायो वेपन को बर्बाद कर दें। लेकिन इससे पहले कि मोडिसे कुछ और कहता, उसके नाक और मुंह से खून गिरने लगा और वो सीधे जमीन पर जा गिरा। अब टीम के चेक करने पर यह खुलासा हुआ कि मोडिसे की जान जा चुकी है। इधर राइकर के साथ साथ उसके साइंटिस्ट का भी यही हाल था और कुछ सेकंड्स के अंदर ही इन दोनों की भी मौत हो गई। इधर टीम के वो सभी लोग भी मारे गए जो उस धमाके के वक्त उस कमरे में मौजूद थे। अब ये नजारा देखकर ब्रैंडन और उसके बाकी साथियों के होश ही उड़ गए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस वेपन का असर इतनी देर से कैसे हुआ। अब यहाँ टीम के बचे हुए लोग काफी परेशान थे क्योंकि कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट आर्मी यहाँ तक पहुँचने वाली थी और अब इनकी टीम में केवल 6 लोग ही बचे थे। अब यहाँ ब्रैंडन ने बोला कि हमें उस वेपन के साथ साथ उससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि अगर ये डेटा प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट आर्मी के हाथों में पड़ गया तो इससे बहुत से आम लोगों की जान जा सकती है। इसके बाद ब्रैंडन, जीरो और नोवा उस कमरे में पहुंचे और यहाँ नोवा ने उस हथियार से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। अब थोड़ी छानबीन के बाद उसे पता चला कि ये मशीन एक खास तरह की वेव छोड़ती है जो कुछ देर में ही इंसान के दिमाग को बंद कर देती है। यहाँ नोवा को ये भी पता चला कि राइकर इस बायो वेपन को अलग अलग देशों के आतंकवादियों को बेचने वाला था। अब यहाँ ब्रैंडन ने नोवा से बोला कि तुम इस वेपन को डिस्ट्रॉय करने से पहले इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लो। दरअसल ब्रैंडन चाहता था कि वो इस वेपन से जुड़ी सारी जानकारियां अलग अलग देशों तक पहुंचा दे ताकि वो आने वाले समय में ऐसे हमलों के लिए तैयार रह सकें। हालांकि इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इस वेपन का सारा डेटा किसी हार्ड ड्राइव में नहीं बल्कि एक प्राइवेट सर्वर पर था और इन सर्वर्स को अपने साथ ले जाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। इसलिए ब्रैंडन और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि वो इस वेपन से जुड़े सभी डेटा को अपनी प्राइवेट सैटेलाइट पर अपलोड कर देंगे और काम पूरा होने के बाद वो उस बायो वेपन के साथ साथ इस सर्वर रूम को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब चूंकि उस डेटा को अपलोड होने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए अब ये लोग यहाँ से भाग नहीं सकते और इसका मतलब ये था कि अब इन्हें यहीं रुककर प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट आर्मी का सामना करना होगा। यहाँ ब्रैंडन ने बाकी टीम मेंबर्स से बोला कि अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो अभी के अभी चला जाए, क्योंकि शायद ये मिशन हमारा आखिरी मिशन हो सकता है। हालांकि टीम के किसी भी मेंबर ने यहाँ से जाना ठीक नहीं समझा और यहीं रुककर दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया। इसके बाद ये सभी अपने काम पर लग गए और दुश्मनों के स्वागत की तैयारी करने लगे।
दरअसल इनका प्लान था कि वो चारों ओर से दुश्मनों के ऊपर वार करेंगे और उन्हें कंफ्यूज कर देंगे। वहीं दूसरी ओर हम नोवा को देखते हैं जो वो सारा डेटा अपनी प्राइवेट सैटेलाइट पर अपलोड कर रहा था। इसके साथ ही उसने अपने ग्रुप से कांटेक्ट किया और उनसे बैकअप की रिक्वेस्ट की। दरअसल ये वो ग्रुप था जो कोस्टा वर्दे में हो रहे गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाता है। आसान शब्दों में कहें तो नोवा की एक प्राइवेट आर्मी जो उसने अपने पिता की मौत के बाद बनाई थी ताकि वो देश में हो रहे गलत कामों के खिलाफ आवाज उठा सके। दरअसल ब्रैंडन और उसके साथियों का प्लान था कि जब तक ये सारा डेटा उनकी प्राइवेट सैटेलाइट पर अपलोड नहीं हो जाता, वो प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट आर्मी को रोक कर रखेंगे और अपलोड खत्म होने के बाद वो उस टनल से होते हुए अपने बेस पर वापस लौट जाएंगे। अब यहाँ ब्रैंडन ने नोवा को एक फोन दिया जो कि असल में एक बॉम्ब का डेटोनेटर था। ये बॉम्ब्स इस कमरे में मौजूद सर्वर्स पर लगे थे ताकि जब ये लोग यहाँ से जाने लगें तब वो इस कमरे में धमाका करके इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दें। वहीं दूसरी ओर हम झोंडी को देखते हैं जिसने अपनी स्नाइपर की मदद से कुछ गाड़ियों को इस बेस की ओर आते हुए देखा। ये जानकारी मिलते ही ब्रैंडन और उसके साथियों ने अपनी पोजीशन ले ली और इन दुश्मनों के आने का इंतजार करने लगे। अब जैसे ही एक गाड़ी इस कंपाउंड के अंदर आई, यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में इस प्राइवेट आर्मी के अच्छे खासे लोग मारे गए। अब जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, ब्रैंडन ने इस कंपाउंड में एक स्मोक बॉम्ब फेंक दिया और इन पर गोलियों की बौछार कर दी। इधर ब्रैंडन के बाकी साथियों ने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया और एक एक करके इन लोगों को मारते गए और जो लोग इनके हमले से बच जाते, जोंडी उन्हें अपनी स्नाइपर से मार गिराता। अब इस गोलीबारी के बीच हेरा की गोलियां खत्म हो गईं, इसलिए वो गोलियां लेने उस हथियार वाले कमरे की ओर भागी। लेकिन बीच रास्ते में ही एक आदमी ने उसे पानी में धकेल दिया और देखते ही देखते 6 लोगों ने उसे घेर लिया। अब चूंकि हेरा की गोलियां खत्म हो गई थीं, इसलिए उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और बड़े ही शानदार तरीके से इन सभी को मारती गई। वहीं दूसरी ओर एक गाड़ी कंपाउंड के अंदर आई जिसके ऊपर एक मशीन गन लगी हुई थी। अब यहाँ एक सोल्जर ने इस मशीन गन को लोड किया और झोंडी पर गोलियों की बौछार कर दी। ये देखकर ब्रैंडन ने झोंडी से नीचे रहने को बोला और फटाफट से अपनी स्नाइपर राइफल के पास भागा। इसके बाद उसने उस मशीन गन वाली गाड़ी पर निशाना लगाया और वहाँ मौजूद एक रॉकेट लॉन्चर पर गोली चला दी। अब अगले ही पल यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और वो मशीन गन वाला बंदा मारा गया। हालांकि इन दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने प्लान बी को लागू करने का फैसला किया। इसी बीच एंजल का सामना एक सोल्जर से हुआ और उसने बड़ी आसानी से उस सोल्जर को भी मार गिराया। लेकिन तभी एक और सोल्जर ने उस पर अटैक कर दिया और एंजल को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि एंजल ने भी हार नहीं मानी और उस सोल्जर की आंख में चाकू मारकर उसकी जान ले ली। इसी बीच यहाँ झोंडी भी पहुंच गया और फिर ये दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़े। इधर जीरो भी एक रूम में पहुंचा और वहाँ मौजूद एक सोल्जर को मार डाला। लेकिन इसी बीच ढेर सारे सोल्जर उस रूम में आ गए। अब ये देखकर जीरो ने इन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया और इस हमले में ये सारे सोल्जर मारे गए। वहीं दूसरी ओर हम ब्रैंडन को देखते हैं जिसे एक गार्ड ने काफी घायल कर दिया था, पर इससे पहले कि वो ब्रैंडन को मार पाता, ब्रैंडन ने उसके ऊपर ही अटैक कर दिया। इसी बीच उसने बंदूक की स्ट्रैप निकाली और उस गार्ड का गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद नोवा ने ब्रैंडन को बताया कि उस वेपन का 90% डेटा हमारी प्राइवेट सैटेलाइट पर अपलोड हो चुका है और कुछ देर में ये अपलोड कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जानकारी मिलते ही ब्रैंडन ने टीम से बोला कि हमारा मिशन लगभग कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द हम घर लौटने वाले हैं। इसी बीच नोवा ने देखा कि ढेर सारे सोल्जर्स सर्वर रूम के बाहर पहुंच चुके हैं, इसलिए उसने अपने फोन में मौजूद पहला नंबर डायल किया और कॉरिडोर में एक जोरदार धमाका कर दिया और इस धमाके में ये सारे सोल्जर मारे गए। इसी बीच इनका अपलोड भी पूरा हो गया और अब प्लान के मुताबिक नोवा ने बिल्डिंग की पावर सप्लाई को काट दिया। दरअसल इनका प्लान था कि अपलोड पूरा होते ही ये बिल्डिंग की पावर सप्लाई को काट देंगे ताकि उन सोल्जर्स को कुछ भी दिखाई न दे और ये लोग अपनी नाइट विजन की मदद से उन सभी सोल्जर्स को मार डालें। लेकिन बदकिस्मती से हेरा के नाइट विजन गॉगल्स गोली लगने के चलते खराब हो चुके थे और अब वो भी उन सोल्जर्स की तरह ही ब्लाइंड हो चुकी थी। अब हेरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक कमरे में पहुंचकर अपनी फ्लेयर जलाई, पर बदकिस्मती से कुछ गार्ड्स उस कमरे में पहले से मौजूद थे और जैसे ही उन लोगों ने हेरा को देखा, उन्होंने उसे गोलियों से भून डाला। लेकिन इसी बीच ब्रैंडन भी इस रूम में पहुंचा और अपने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से इन सभी सोल्जर्स को मार गिराया। इसके बाद उसने हेरा को अलविदा बोला और इस कमरे से निकलकर कंपाउंड की ओर जाने लगा। लेकिन इसी बीच एक गार्ड ने उस पर गोली चलाई और वो गोली सीधे ब्रैंडन के पेट में जा लगी। हालांकि ब्रैंडन ने भी उस सोल्जर को मार गिराया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसी बीच नोवा भी इस कंपाउंड में निकला और गार्ड्स ने उस पर भी गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन तभी यहाँ पर झोंडी और एंजल भी आ गए और इन गार्ड्स को मार डाला। इसके बाद वो नोवा को एक गैरेज में ले गए और इधर ब्रैंडन और जीरो भी उस गैरेज में पहुंचे। अब यहाँ नोवा ने ब्रैंडन को वो फोन दिया और उससे बोला कि तुम उस लैब में लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दो, और इतना कहते ही नोवा ने अपना दम तोड़ दिया। अब अपने साथियों को मरता देख टीम के सभी मेंबर्स काफी उदास हो गए। लेकिन यहाँ ब्रैंडन ने खुद को शांत किया और लैब में लगे बॉम्ब्स में धमाका कर दिया और इस धमाके में राइकर का वो बायो वेपन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके बाद ब्रैंडन ने अपनी टीम से बोला कि अब कंपाउंड में कुछ ही गार्ड्स बचे हैं, इसलिए अब मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओगे। हालांकि जीरो ने यहाँ से जाने से मना कर दिया और यहीं रहकर ब्रैंडन का साथ देने का फैसला किया। इसके बाद ब्रैंडन ने कंपाउंड में एक स्मोक बॉम्ब फेंक दिया और एक एक करके इन गार्ड्स को मारते गए और इस मौके का फायदा उठाकर झोंडी और एंजल यहाँ से निकल गए।
अब देखते ही देखते इन दोनों ने बहुत से गार्ड्स को मार गिराया, पर थोड़ी देर बाद ही इन दोनों की गोलियां भी खत्म हो गईं। हालांकि इन दोनों की किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि नोवा की बुलाई बैकअप टीम ने लास्ट मोमेंट पर आकर इन गार्ड्स के ऊपर हल्ला बोल दिया। अब इस बैकअप टीम को देखकर ब्रैंडन और जीरो की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब तक तो इन दोनों ने भी अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। अब जब टीम के लोगों ने नोवा को चेक किया, तब ये खुलासा हुआ कि उसकी बॉडी में अभी भी जान बाकी है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद हम ब्रैंडन और जीरो को देखते हैं, जो अपने अगले मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहाँ इन दोनों ने एक प्राइवेट बोट पकड़ी और कोस्टा वर्दे से बाहर निकल गए, जबकि जॉन्डी और एंजल ने कुछ दिन यहीं रुककर इस देश के हालातों को सुधारने का फैसला किया। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर खत्म हो गई। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।